नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा हम स्टैटिक जीके को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारणी पर नजर डालते हैं, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें दोस्तों, तो खेल से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 2 और पुस्तक से भी 2 क्वेश्चन हैं। रक्षा से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन लिया गया है। योजना से 2 क्वेश्चन है। दिवस से 2 क्वेश्चन है और विविध से 6 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का। हाल ही में WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है कोकोगाफ, बी है झेंग किनवेन, सी है बी क्रेजिकोवा और डी है ए सब्बालेंका। तो WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? कोकोगाफ ने। अमेरिका की खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा WTA फाइनल्स का खिताब जीता है। चलिए नजर डाल लेते हैं। अमेरिका की कोकोगाफ ने पेरिस ओलंपिक चैंपियन चीन की झेंग किनवेन को हराकर पहली बार WTA फाइनल्स का खिताब जीता है। जो झेंग किनवेन है, ये ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थी। इनको हरा करके अमेरिका की जो कोकोगाफ है, इनके द्वारा पहली बार ये WTA फाइनल्स का खिताब जीता गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने विशाखापत्तनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन देखते हैं। ए है साइना नेहवाल, बी है PV सिंधु, सी ऑप्शन है लक्ष्य सेन और डी है चिराग शेट्टी। तो भारतीय बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा विशाखापत्तनम में विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला जो रखी गई है, उसका उद्घाटन PV सिंधु द्वारा किया गया है। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार और ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने विशाखापत्तनम के एक छोटा सा गांव है चिन्ना गादली में सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की आधारशिला रखी है। तो किसके द्वारा रखी गई है? PV सिंधु द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? ए है कपिल जाखड़, बी ऑप्शन है विजय महिपाल, सी है मनदीप जांगड़ा और डी है विजेंद्र सिंह। तो भारतीय मुक्केबाज जो है, उनके द्वारा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन में सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जो जीता गया है, वो किनके द्वारा जीता गया है? मनदीप जांगड़ा द्वारा। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनोर मैकिंटोश को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। इसके अलावा बात की जाए मनदीप जांगड़ा जी की, तो 2013 एशियाई चैंपियनशिप और 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में इनके द्वारा सिल्वर मेडल भी जीता गया है और इनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए है संदीप सिंह, बी है मनदीप सिंह, सी ऑप्शन है तैयब इकराम और डी है दिलीप तिर्की। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? तैयब इकराम जी को। ओमान के मस्कट में 49वीं FIH कांग्रेस की जो बैठक हुई थी, उसमें इकराम हुसैन ने 126 में से 79 वोट हासिल करके लगातार, इनसे पहले भी यही थे, तो लगातार तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? ये देख सकते हैं आप तैयब इकराम जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान और डी है भारत। तो ऑलराउंडर हैं ये मोहम्मद नबी और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी है ना। अफगानिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी के बाद ये संन्यास ले लेंगे और अभी इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं।
प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है डॉक्टर अजय माथुर, बी है आशीष खन्ना, सी है संदीप शर्मा और डी है मनोज गुप्ता। तो IAS के जो तीसरे महानिदेशक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो तीसरे महानिदेशक जो चुने गए हैं वो कौन चुना गया है? आशीष खन्ना जी को। ठीक है। नई दिल्ली में 7वीं IAS असेंबली में भारत के आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। इनसे पहले डॉक्टर अजय माथुर थे, तो अजय माथुर का ये स्थान लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो उद्देश्य है वो 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है। ठीक है। तो ISA के तीसरे महानिदेशक के रूप में कौन चुना गया है? आशीष खन्ना जी। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए है जस्टिस संजीव खन्ना, बी है जस्टिस सूर्यकांत, सी है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और डी है जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके द्वारा शपथ ली गई है? जस्टिस संजीव खन्ना जी द्वारा। ठीक है। इनसे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे 50वें मुख्य न्यायाधीश, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। और अब 51वें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है वो जस्टिस संजीव खन्ना जी द्वारा ली गई है। राष्ट्रपति महोदय ने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है। 6 महीने तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? ए है 2018, बी है 2019, सी ऑप्शन है 2020 और 2021। तो लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, इनका भी निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो किस वर्ष किया गया था? 2018 में। इनको बिहार की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कोकिला अपनी लता मंगेशकर जी हैं और जो बिहार की कोकिला के नाम से जो फेमस है वो शारदा सिन्हा जी थी। ठीक है। और इनको 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए है कमला हैरिस, बी है डोनाल्ड ट्रंप, सी है जो बाइडेन और डी है नेव्रे स्विंग। तो अमेरिका के जो चुनाव संपन्न हो गए थे, रिजल्ट आ चुका है। तो जो 47वें नंबर का जो राष्ट्रपति हैं, इससे पहले 45वें नंबर के राष्ट्रपति भी यही थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है। 46वें बाइडेन थे और अब 47वें नंबर के फिर से ये अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है। किस पार्टी से हैं ये? रिपब्लिकन। और कमला हैरिस को हराया इन्होंने और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से थी। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? ए है पैया सेंडू, बी है सुसी विल्स, सी है केमी बेडोन्च और डी है पेट विल्स। तो अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला, अब तक भी जितने भी जो चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं वो पुरुष बने हैं और ये पहली महिला है जो चीफ ऑफ स्टाफ बनी है अमेरिका के व्हाइट हाउस की, सुसी विल्स। ट्रंप साहब की बहुत करीबी मानी जाती है। कहा जाता है कि ट्रंप साहब को जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए ट्रंप साहब ने इनको अपना पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में व्हाइट हाउस में नियुक्त किया है। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ए है सारंगी वादक, बी है तबला वादक, सी ऑप्शन है शहनाई वादक और डी है पुंगी वादक। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित राम नारायण जी और इनका भी निधन हो गया है और ये सारंगी वादक थे। ये राजस्थान के उदयपुर के निवासी थे। और रामनारायण जी की बात की जाए तो इनको पद्म विभूषण तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी HS सोडी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? ए है हॉकी, बी है पोलो, सी है क्रिकेट और डी है टेनिस। तो भारत के HS सोडी जो हैं
हरिंदर सिंह सोढी, उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? पोलो से। हरिंदर सिंह सोढी को प्यार से लोग क्या कहते थे? बिल्ली के नाम से जानते थे, ठीक है। और इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का शुभारंभ किया गया है? ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है राजस्थान। तो पहली डिजिटल जनसंख्या जो घड़ी है उसका शुभारंभ कर्नाटक में, ठीक है। इस घड़ी का शुभारंभ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज संस्थान में स्थापित किया गया है। क्या उद्देश्य है? कर्नाटक और पूरे देश के जनसंख्या आंकड़े रियल टाइम में प्रदर्शित करना है, जो नागरिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए अद्यतित जनसांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में इस घड़ी को लगाया गया है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी को। क्लियर है? आगे देखेंगे, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ए है भूटान, बी है भारत, सी है थाईलैंड और डी है नेपाल। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? अपने भारत देश द्वारा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई थी या कहाँ पर इसका प्रोग्राम हुआ था? तो कहाँ हुआ था? भारत में, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है वाराणसी, बी है उज्जैन, सी है लखनऊ और डी है नई दिल्ली। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। और कौन से नंबर का था ये? 8वें नंबर का। 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये? एक तो रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी और दूसरा भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, और ये 8वें नंबर का था, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? ए है गुजरात, बी है छत्तीसगढ़, सी है नई दिल्ली और डी है जम्मू कश्मीर। तो सीडीएस जो अपने हैं जनरल अनिल चौहान साहब, इनके द्वारा सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है 2 नंबर का, ठीक है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और इससे पहले जो पहले नंबर का जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का, उसका उद्घाटन भी नई दिल्ली में किया गया था लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में, और उसका उद्घाटन अपने राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा जान लेते हैं, नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश त्रिपाठी साहब हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह जी हैं। और थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है श्री श्री रविशंकर जी, बी है अनिल प्रधान, सी है शक्तिकांत दास और डी है नारायण मूर्ति। तो रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 का जो मिला है वो किन्हें मिला है? अनिल प्रधान जी को। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, ठीक है। यानी कि जो भारत के जो ग्रामीण जो परिवेश के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो सोशल वर्क किया जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, और जिनकी आयु 40 वर्ष से कम हो। पुरस्कार स्वरूप की बात की जाए तो इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के रूप में दी जाती है, ठीक है। तो अनिल प्रधान जी को रोहिणी नायर पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? 5वें नंबर का है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ए है रविश कुमार, बी है निखिल वागले, सी है अजित अंजुम और डी है उर्मी लेस। तो 5वां जो है कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार है वो उर्मी लेस जी को दिया गया है। पहले नंबर किसे दिया गया था? रविश कुमार जी को, दूसरा निखिल वागले को, तीसरा
अजीत अंजुम जी को भी मिल चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, हाल ही में रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसके लेखक कौन है? ए है थॉमस मैथ्यू, बी है विक्रम सेठ, सी है खुशवंत सिंह और डी है चेतन भगत। रतन टाटा ए लाइफ कौन है? थॉमस मैथ्यू। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पैटर्न्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए है विवेक सिंह, बी है श्रीराम चौलिया, सी है अंबिका श्रीवास्तव और डी है नरेंद्र शर्मा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीराम चौलिया जी। यह पुस्तक भारत की विदेश नीति के जटिल पहलुओं में गहरी समझ प्रदान करती है और भारत की करीबी सहयोगियों और रणनीतिक साझेदारों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक के अंदर ये चीजें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है भी। हाल ही में लॉन्च की गई भारत की पहली और एकमात्र रेड डॉट साइट पिस्तौल का क्या नाम है? ए है पैंथम, बी है शक्ति, सी है भारत और डी है दृष्टि। तो भारत की एकमात्र जो है रेड डॉट साइट पिस्तौल, उसका क्या नाम है? पैंथम। और इसमें 18 राउंड आते हैं एक बार में, बार बार मैगजीन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, 18 राउंड एक बार फायर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहां पर किया जा रहा है? ए है जोधपुर, बी है पुणे, सी है चांदीपुर और डी है बेंगलुरु। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम ऑस्ट्रा हिंद है और ये कहां किया जा रहा है? पुणे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे जो महाराष्ट्र में है 8 से 21 नवंबर तक इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के अंतर्गत शांति मिशनों पर ध्यान केंद्रित करना ही इस अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रा हिंद किस किस देशों के बीच अभ्यास होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में पूर्वी भारत में भारत और चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ए है पूर्वी प्रहार, बी है सुरक्षा चक्कर, सी है कवच और डी है शक्ति। तो भारत का जो बात की जाए, भारत और चीन की सीमा पर जो अभ्यास चल रहा है वो उसका नाम क्या है? पूर्वी प्रहार, जो कि तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारतीय सेना द्वारा 8 नवंबर से शुरुआत की गई थी, जिसका नाम पूर्वी प्रहार है और ये त्रिसेवा अभ्यास है। ठीक है, तीनों सेनाओं द्वारा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? परिचालन समन्वय को बढ़ाना और लड़ाकू तत्परता का आकलन करना और पूर्वी सीमा सैन्य तैयारी को सशक्त करना ही इस पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास करने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? ए है यूएसए, बी है फ्रांस, सी है आर्मेनिया और डी है रूस। तो अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सर्वाधिक जो हथियार निर्यात किए हैं वो किसे किए हैं? यूएसए को। ठीक है, आगे देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लिंगोसैट लॉन्च किया है? लकड़ी का बना उपग्रह है। ए है चीन, बी है सिंगापुर, सी है भारत और डी है जापान। तो पहला जो है लकड़ी का बना उपग्रह जिसका नाम लिंगोसैट है और ये विश्व का पहला है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना से संबंधित क्वेश्चन अभी। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है? ए है पीएम शिक्षा योजना,
बी है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, सी ऑप्शन है पीएम द्रोणाचार्य योजना और डी है पीएम विकास योजना। तो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लॉन्च की गई है वो कौन सी की गई है? पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। क्या है इसका उद्देश्य? कि छात्रों को आर्थिक मदद देना ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित न हो सके। जो भी बच्चे गरीब हैं, जो अपनी उच्च शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, तो उनको ये अपने लोन दिया जाएगा, ठीक है। और इस योजना के तहत जो भी छात्र अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिला लेता है उसे बैंक द्वारा और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे सुचारू रूप से जारी रख सकें, ठीक है। तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? ए है विदेश मंत्रालय, बी है सहकारिता मंत्रालय, सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्लियर है? आगे में देखते हैं दिवस से संबंधित क्वेश्चन। अभी हाल ही में किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी जी, सी है इंदिरा गांधी जी और डी है मैडम क्यूरी। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता जो दिवस है वो मैडम क्यूरी की याद में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। प्रतिवर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। मैडम क्यूरी जी की बात की जाए तो इनके द्वारा रेडियम तत्वों की खोज और अनुसंधान के लिए इनको 1911 में रसायन विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। क्या उद्देश्य है मनाने का? कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के साथ कैंसर से जूझ रहे मरीजों का हौसला बढ़ाना ही इस राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। और इस बार की थीम क्या थी? होप, लव एंड स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। तो ये इस बार की थीम थी। और विश्व कैंसर दिवस की बात की जाए तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? ए है 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या फिर 12 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो अभी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के सम्मान में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह दिवस देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करता है। तो देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के सम्मान में प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। विविध से संबंधित क्वेश्चन है भी सारे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? ए है 2025, बी है 2030, सी है 2035 और डी है 2040। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य रखा है वो 2030 तक रखा है। एक आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 ये आंकड़े जारी करता है। इसके अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर चुकी थी। यानी कि राजस्थान में जो बाल विवाह है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके आंकड़े के अनुसार 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं, लगभग 25% महिलाएं, उनकी जो विवाह था वो 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बाल विवाह उन्मूलन 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है राजस्थान सरकार के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की किस लघु फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। सनफ्लावर्स, वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, बी है द लास्ट ट्रेन, सी है सैंडोज ऑफ टाइम और डी है द साइलेंट वॉइस। तो भारतीय जो लघु फिल्म है
उसको क्वालिफाई किया गया ऑस्कर के लिए, और कौन सी है? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नाउ। ये एक कन्नड़ फिल्म है जिसमें एक बुजुर्ग महिला पर केंद्रित है, बुजुर्ग महिला के बारे में बताया गया है जो कि एक मुर्गा चुरा लेती है गांव से। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, कन्नड़ मूवी है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाई किया गया है ऑस्कर 2025 के लिए। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दारंगा का उद्घाटन कहां हुआ है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है सिक्किम और डी है असम। भारत और भूटान की जो एकीकृत चेक पोस्ट है दारंगा, उसका उद्घाटन असम में। कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। उद्घाटन की बात की जाए तो असम के जो राज्यपाल है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग तोब्गे द्वारा इस एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। और इससे इस पोस्ट के ओपन होने के बाद में व्यापार करने में आसानी होगी। दोस्तों, बात की जाए भारत देश से निर्यात करने की, तो भारत पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, मोबाइल, सोयाबीन तेल इत्यादि भूटान को निर्यात करता है, जबकि भूटान से जो भारत आयात करता है वो फेरोसिलिकॉन, मैग्नीशियम, इलायची, लौह इस्पात आदि वस्तुएं भारत भूटान से आयात करता है। तो इसके खुलने के बाद में व्यापार में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? रैंकिंग जारी करता है क्यूएस एशिया रैंकिंग, उसमें भारतीय संस्थान में शीर्ष पर कौन रहा है? ए है आईआईटी बॉम्बे, बी है आईआईटी मद्रास, सी है आईआईटी दिल्ली और डी है आईआईटी खड़गपुर। तो भारत का जो टॉप कॉलेज रहा है वो आईआईटी दिल्ली रहा है। इस रैंकिंग में 984 एशियाई संस्थानों में से 161 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं। 984 कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई थी, रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें से 161 कॉलेज भारत के शामिल हैं। और भारत के कॉलेजों में टॉप पर जो रहा है वो आईआईटी दिल्ली रहा, जिसकी रैंक 44वीं है, आईआईटी बॉम्बे की 48, आईआईटी मद्रास की 56 और आईआईटी खड़गपुर की 60वीं रैंक रही है, ठीक है। तो टॉप में आईआईटी दिल्ली रहा है जिसकी रैंक 44 रही है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? ए है सिक्किम, बी है नागालैंड, सी है मणिपुर और डी है मिजोरम। तो निंगोल चकोबा जो उत्सव है वो एक दिन का मनाया जाता है और ये मणिपुर में मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है ये, ठीक है। तो मणिपुर का ये अच्छा त्यौहार है और ये एक दिन के लिए ही मनाया जाता है, निंगोल चकोबा, ठीक है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? ए है न्यूजीलैंड, बी है जापान, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है चाइना। तो 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया वो किसने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया देश ने। बहुत ही अच्छा काम किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।